रेडियो सक्रियता। चैप्टर का नाम है रेडियो सक्रियता। ठीक है, उससे पहले एक शायरी सुन लेते हैं। मोटिवेशनल है। मेरे बारे में दुनिया क्या सोचती है, यानी तुम्हारे बारे में दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए। माँ बाप अच्छा सोचते हैं वही बहुत है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। यानी रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? फ्रेंच की वैज्ञानिक थी हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। जिन जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। यानी जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। अस्थायी प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। अब है गामा किरणें अल्फा व बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। गामा किरणें जो है अल्फा व बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती है। अब है रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। यानी रॉबर्ट पियरे एवं उनकी पत्नी कौन? मैडम क्यूरी ने नया रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम, किसका? रेडियम की खोज की। रेडियम सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अनंत सीसा में बदल जाता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के गुण के बारे में जानते हैं। गुण अल्फा, बीटा और गामा। उत्पत्ति ओरिजिन, अल्फा जो करता है नाभिक से, बीटा करता है नाभिक से और गामा करता है नाभिक से। प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक, बीटा की ऋणात्मक, गामा की उदासीन होती है। रचना 2He4 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 0 फोटोन क्या होता है? गामा फोटोन होता है। द्रव्यमान जो होता है 6.6 गुने 10⁻27 kg और बीटा होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg होता है। गामा क्या होता है? 0 होता है। आवेश आते हैं, अल्फा पर +2 इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा पर -1.6 गुने 10⁻19 कूलम्ब होता है और गामा क्या होता है? 0 होता है। फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव होता है अल्फा, बीटा और गामा। विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, बीटा होता है, गामा नहीं होता है। ठीक है, अब है सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। यानी सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की क्या होती है? वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तथा द्रव्यमान संख्या पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहते हैं। यानी अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहा जाता है। अब है रेडियो सक्रियता की माप जीएम काउंटर से की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप किससे? जीएम काउंटर से की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रियता तत्व की परमाणु की संख्या आधी हो जाए वह समय
उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। इसे प्रायः HL या T1/2 से सूचित किया जाता है। अब है अब्रकोष्ठ। क्या है? अब्रकोष्ठ, क्लाउड चैम्बर। ठीक है, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। अब्रकोष्ठ जो होता है, इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उनकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया था। इसका आविष्कार किसने? CRT विल्सन ने किया था। अब है जीवाश्म। मृत पेड़ पौधे आदि को आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन में 2 समस्थानिक 6C12 6C14 का अनुपात ज्ञात करके आयु का निर्धारण किया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध मास एनर्जी रिलेशन। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे अपेक्षिता का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? अपेक्षिता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c है, तो इसका द्रव्यमान के संबंध में ऊर्जा बराबर है E बराबर mc² होता है। यानी द्रव्यमान से संबंध है तो ऊर्जा यानी E बराबर क्या हो जाता है? mc² होता है। नोट आते हैं। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है। यानी सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। लगभग क्या रहा है? घटता जा रहा है। अब आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड 4×10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान लगभग 4×10⁹ kg प्रति सेकंड की दर से घट रही है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 19 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है नाभिकीय विखंडन तथा संलयन।